हाँ, तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज भी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि कक्षा 12 की फिजिक्स हमारी चल रही है और हमने उसमें यूनिट 1 में गॉस प्रमेय तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि गॉस का प्रमेय कहाँ कहाँ वैलिड होता है ना। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर का ये पढ़ा हुआ है, इसको स्लिप कर रहे हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि गॉस का प्रमेय यानी गॉस रूल्स यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहली बात कि गॉस का प्रमेय वहीं लागू होगा। दो बातें बताऊंगा केवल। गॉस का प्रमेय एक बंद परिपथ में लागू होता है, एक बंद परिपथ में लागू होता है। और दूसरा, सममित अक्ष होने चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। सममित अक्ष बनना चाहिए, सममित अक्ष होना चाहिए। जहाँ भी हम क्लोज सर्किट बनाएंगे वहाँ पर ऐसा होगा तो वो भी लागू होगा। दो बातें इसलिए बता रहे क्योंकि आज हम जो प्रमेय पढ़ने वाले हैं, यूज इसका गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग जो हम पढ़ने वाले हैं, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो हालांकि आपके बोर्ड में 3 अनुप्रयोग हैं इसके, जो कि बोर्ड के सिलेबस में, आपके सिलेबस में है। जिसमें पहला है अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अनंत लंबाई के तार के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र। दूसरा है समतल चादर, जो चादर आप बिछाते हो वही समतल चादर यानी सीट, समतल चादर के कारण, मतलब समतल चादर की तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे तो उसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, एक होगा स्फीयर वाला। तो हालांकि पहले हम ऐसे करेंगे तो दिक्कत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो छोटा हम पहले यही शुरू कर देते हैं, अनंत लंबाई के तार के कारण। आइए आराम से, पहले 2 बातें याद रखिए। गॉस का प्रमेय एक बंद परिपथ में लागू होता है, सममित अक्ष होना चाहिए। दूसरी बात फाई बराबर, अच्छा ये बात बताना भूल ही गया, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख रहे हो कि क्लोज सर्किट यानी गॉस का प्रमेय क्लोज सर्किट पे काम कर रहा है। दूसरी बात, ये एरिया के आकार और शेप पर डिपेंड नहीं है, आकृति और आकार पर डिपेंड नहीं है, चाहे बड़ा हो एरिया आपका, चाहे। और दूसरी बात, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा है सरफेस तो भी इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ना, कोई दिक्कत कर नहीं हो सकता इसमें। यानी आकृति शेप पर, यानी आकृति और आकार पर ये डिपेंड नहीं करता है, आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगर बड़ा भी हो जाएगा, जैसे छोटा था भी अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे छोटा सरफेस था कि नहीं, ये मान लेते हैं 3D है, एक स्फीयर है, यहाँ पर अगर क्यू चार्ज है, ठीक है, ये डिस्टेंस त्रिज्या आर है इसकी, और यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है इस टाइप का, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर इसको बड़ा कर दिया जाए, यदि इसको बड़ा कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं, यही सेम होगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो ये आकृति और आकार पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक। तो पहला अनुप्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं, अनंत लंबाई के कारण, है ना, लिख लीजिए, अनंत लंबाई के तार पर एक समान रूप से वितरित
वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कोई इस प्रकार का तार है, आइए देखते हैं कि क्या है। अनंत लंबाई के तार पर एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है। तो आइए समझते हैं। ये मान लेते हैं एक अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, ये एक अनंत लंबाई का तार है, इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अनंत लंबाई, इसकी लेंथ क्या है, बहुत बड़ी अनंत है ना। अब ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, यहां से ये कोई पॉइंट P है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यदि गॉस का प्रमेय यूज कर रहे हो आप, तो पहली बात तो बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो हम एक बंद पृष्ठ बनाते हैं, यहां पर एक इस टाइप का इधर भी चार्ज डिस्टेंस ले लेते हैं उतना ही, बहुत बड़ा हो रहा है क्या, छोटा कर देते हैं, छोटा ही कर देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, ठीक, छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। धीरे धीरे करने से अच्छा है, इसको ऐसे ही डायरेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। इस प्रकार का एक क्लोज सर्किट हमारे पास सिलेंडर बन के आ गया है। क्या बन के आ गया, सिलेंडर। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। ये अनंत लंबाई का तार है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, क्यू चार्ज है। अब दिक्कत ये आ गई कि इसके कारण हमने पढ़ा है कि E में होता है 1/4πε0 Q बटे में R स्क्वायर, बट Q हम कैसे फाइंड आउट कर पाए, क्योंकि चार्ज तो पूरा है यहां से यहां तक अनंत लंबाई पर, जो अनंत लंबाई का तार है उस पर पूरे तार पे चार्ज Q है, तो यहां से कैसे हम निकाल पाए, और चार्ज इक्वल है, समान है, तो इसके लिए हम निकालते हैं आवेश घनत्व। क्या निकालते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। मान लेते हैं यहां से यहां तक हम एक छोटी सी लंबाई ले रहे हैं सिलेंडर की, जो कितना है सिलेंडर की लंबाई, L। फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम इसको कि यहां पर कोई अनंत लंबाई का तार था, इस तार से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तत्पश्चात हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया जो कि बंद है ना, ठीक। अब देखो तो रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व तो जो है इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है आवेश बटे में लेंथ, है ना, पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है जो पर यूनिट लेंथ को प्रदर्शित करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार का घनत्व है, अधिकता को प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पे क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है इसकी, है ना। तो लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, यहाँ से इसका यूनिट भी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो लिख सकते हो कूलाम पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्यू बराबर लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू एल लैम्डा, इसका यूज करने वाले हैं बच्चा, इसलिए इसको याद रखना, क्यू इज इक्वल टू एल लैम्डा। अब हमारे पास सब कुछ बन गया, एक हमने गॉसियन पृष्ठ भी बना लिया, आवेश घनत्व भी निकाल लिया। अब हम यहाँ से Q इक्वल, यहाँ पे हम इस डायरेक्ट इसी का इस्तेमाल कर लेंगे, Q की जगह पे हम इसका घनत्व इस्तेमाल कर लेंगे पर यूनिट लेंथ पर, है ना। अब चलते हैं यहाँ से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फाई बराबर क्या पड़ा था, E dA, E वेक्टर या A आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा था फाई बराबर E dA cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है,
यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यहाँ पर भी सेम वही चीज है, इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर है ना। तो 3D है ये, तो तीनों तरफ हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर φ1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं। यहाँ पर हम छोटी सी बात एक देख लेते हैं बच्चा, इसको स्लिप करने हैं। फिर फाई नेट क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 आप देख रहे हो यहाँ पर ये हो जाएगा फाई नेट इज इक्वल टू फाई ई इंटू डी ए कॉस थीटा, है ना, प्लस φ2 ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा, प्लस φ3 डी ए ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा देखिए यहाँ पर क्या है, φ1 अगर ये है, ये φ2 है और ये φ3 है, तो देखिए थोड़ा सा ये कहानी देख लीजिए, समझ लीजिए। φ1 कितना हो जाएगा, φ1 होगा जाएगा आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, देखिए ये एरिया वेक्टर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये हो जाएगा cos 90 और ई डी ए cos थीटा ये 2 वाला है, तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 का क्या होता है, ये हो गया 0, ये बचा केवल ई डी ए और ये हो गया 0। तो यहाँ पर फाई नेट क्या मिला है आपको, ई डी ए। तो याद रखिएगा इस बात को, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर ये ले रहे हैं, केवल इस वाले पृष्ठ को डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, कैंसिल हो जाएंगे तो एक दूसरे के, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, है ना। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि टोटल जब हम निकालेंगे तो ये बात याद रखना है कि ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं फाई नेट जो होगा, या इनसाइड अंदर, फाई इनसाइड जो भी लिख सकते हैं, फाई इनसाइड भी लिख सकते हैं, यहीं से देख लेते हैं। अब ये बात समझ में आएगी नहीं, इसका और इसका टोटल फ्लक्स मिलाकर ई डी ए जो कि यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है, जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे, कॉस्ट 0 का मान क्या हो जाएगा 1, तो फाई इक्वल टू ई डी ए प्राप्त होगा, है ना। इसको मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ, ई डी फाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। इसका यूज कर सकते हैं आप किया टोटल फ्लक्स यदि आपको पूछ लिया जाए तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये केवल काउंट हो रहा है क्योंकि ये 90 है डिग्री, ये भी 90, ये 0 अंश है। तो यहाँ पर यदि हमें फाई चाहिए, यहाँ से हम बात शुरू कर देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तो नीचे दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है, एक लाइन कर सकते हैं। तो फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा ई टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, है ना। ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, क्या होगा ई डी ए। अब एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एल, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, या हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, यहीं पे छोड़ दो इसको, ठीक है। अब गॉस के प्रमेय से जो इनसाइड फ्लक्स आएगा वो क्या होता है, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। जैसे इक्वेशन नंबर 2 देखो, दोनों फ्लक्स क्या है, दोनों फ्लक्स ही तो है, ये भी इनसाइड बता रहा है, ये भी इनसाइड बता रहा है। तो इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, है ना, और यहाँ पर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ई लिखेंगे, ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। अब एक चीज याद रखो बच्चा, क्यू बराबर आपने क्या पढ़ा था, एल लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व, तो ये है लैम्डा, है ना, पर यूनिट डेंसिटी पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, क्यू की जगह पे हम लिख रहे हैं एल लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल, एल से एल क्या हो गया कैंसिल, तो ई बचा आपका लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/r, लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r बचा है, ये r बचा है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये r बचा है। अब 2 का ऊपर गुणा 2 का भाग कर देते हैं, 2 का गुणा और भाग कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ई बराबर ये हो जाएगा 2 लेमडा 2 दूनी 4 4 पाई एप्सिलॉन 0 बटे में r। ठीक, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो एकांक वेक्टर जब लगाओगे, ध्यान देना, यहाँ पे एकांक वेक्टर लगा सकते हो r कैप, है ना, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, परंतु r कैप बराबर हम ये भी जानते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, कहाँ पे देख ले, यहाँ पर r कैप इक्वल टू होता क्या होता है? a वेक्टर, a कैप बराबर होता है a वेक्टर डिवाइडेड बाई a, है ना, a वेक्टर डिवाइडेड बाई a। यदि सदिश फॉर्म में लिखना है इसको, वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? एक बार देख लो जरा, और ऊपर थोड़ा सा चलना पड़ेगा। ई वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r, r कैप करके लिख सकते हो, या एक ऐसे तरीका है 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r, r कैप, यानी r कैप की जगह हम क्या लिख सकते हैं? r वेक्टर बटे में r। तो यहाँ इसकी जगह पे जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू r वेक्टर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, दिख रहा है कि नहीं आपको? जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिख रहा है बच्चों। ठीक है, ये हो गया आपका एक अनंत लंबाई के कारण कोई कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इक्वल चार्ज है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके कारण, इस पतले तार के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए ये सबसे अच्छा, गॉस के एप्लीकेशन का सबसे अच्छा यूज है ना। एक और कर लेते हैं लगे हाथ। अब जब हाथ लगा है तो एक और डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद एक तो न्यूमेरिकल इस पर है, तो देखते हैं समय जितना बचेगा। ठीक, तो ये हो गया, स्लिप करें, बहुत ही आसान था। इसका मतलब होता है टोटली इंटीग्रेटेड, टोटल एरिया ऑफ टोटल जो है 2 पाई RL होता है। अब ध्यान देना, इस पृष्ठ का 90 डिग्री था, इसको मैं एक बार नोट कर चुके होंगे, तो मैं फिर से समझा देता हूं इसको। फाई इनसाइड अगर हमें निकालना हो, फाई इनसाइड जो भी होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 हमने बताया था। फाई 1 ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 0 हुआ था, ये काम में आया था, और ये भी क्या हुआ था? 0। फाई 2 काम में आया था, ये हुआ था 0, तो ये फाई 2 हमने जो लिखा था वो फाई 2 था। अगला देख लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, क्या बात है। ये था एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक समतल, अनंत समतल चादर के कारण किसी, उस पर भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं एक समान रूप से आवेशित एक समतल चादर के कारण, एक समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, है ना। ये भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ओम हरिओम, है ना, ये भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो पहले एक चादर बनाते हैं बहुत बढ़िया सा। ये हो गया आपका, ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये हमने एक चादर ले लिया, इस पे प्लस चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूसली एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, है ना। इस प्रकार से चार्ज उस पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और अनंत लंबाई है इसकी।
इसकी लंबाई का कोई अता पता नहीं है, तो बहुत सारे चार्ज होंगे। ठीक है, अब यहां से मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब चादर आपका ऐसा है, चादर क्या है, ऐसा है ना। जब चादर आपका ऐसा होगा, इसके दो सिमेट्रिक हो रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो इसका मान लेते हैं एक अपोजिट P डैश होगा यहाँ पर, एक ये पॉइंट है, और इसके कारण यहाँ पर ये दोनों पॉइंट ऑफ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से ये r डिस्टेंस पर है, ये भी r डिस्टेंस पर है। तो अब हमें पता है कि गॉस थ्योरम वहीं लागू होता है जहां पर एक क्लोज सर्किट होता है, क्लोज सरफेस, माफ करना, क्लोज सरफेस जहां होता है वहीं गॉस का थ्योरम लागू होता है। तो हम एक फटाफट गॉस सरफेस बना लेते हैं। यहाँ पर एक इस टाइप का, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ढूंढ हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं P पॉइंट है ना। टेढ़ा बन रहा है क्या, बेलन हमारा टेढ़ा हो गया क्या भाई। ठीक है, इसको ऐसे कर देना चाहिए था। ठीक, तो इस टाइप का एक हमारा क्लोज सरफेस बन गया है। अब क्लोज सरफेस में यहाँ पर भी Q आएगा, तो हमें Q की वैल्यू पूरे चादर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी पर यूनिट सरफेस के कारण अगर हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें निकालना होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको प्रदर्शित करते हैं बेटा सिग्मा से, इसको प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, और ये होता है Q बाई एरिया स्क्वायर, Q बाई एरिया, माफ करना, है ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होता है, Q बाई एरिया। ठीक है, ये आपका Q बाई ए। अगर यहां से हमें Q चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, A इंटू सिग्मा। ठीक, इसी का हमें यूज करना है। यहां से भी सिग्मा का आप यूनिट निकाल सकते हो, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, SI। ठीक, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं ताकि हमें वहां पे जगह बहुत ज्यादा मिले। तो सिग्मा इक्वल टू Q अपान A मिला था हमें, और यहां से हमने Q बराबर निकाला था A इंटू सिग्मा। और सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, अब आइए देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। अब फ्लक्स जब हम, ये अच्छा लग रहा है चित्र आपको, नहीं ठीक समझ में आ रहा है ना। तो फ्लक्स, अब यहाँ पे P डैश ये पॉइंट है, ये P है। समय न लेते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं इसको। तो फाई बराबर क्या फाइंड होगा, फाई बराबर होता है E डॉट डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या फाई बराबर E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब ध्यान दो, इस एरिया में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी एरिया में आपका एरिया वेक्टर भी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर यदि इस डायरेक्शन में होगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। परंतु यहाँ पर भी तो वही सेम चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका एरिया वेक्टर भी इसी साइड है, और इधर इस सरफेस में क्या होगा, इधर भी वही होगा। मतलब 3D में 1D और 2D एंड 3D चादर ऐसे है आपकी। अब एक इधर सरफेस है, एक इधर है, ये बन गया आपका सिलेंडर। अब इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तब यहां पर क्या होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो, इसका और इसका,
तो यहाँ पर मैं इसको भी बता देना चाहता हूँ, फाई इनसाइड में बता दे रहा हूँ ध्यान से। फाई इनसाइड क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 ये होगा ई डी ए कॉस 90 डिग्री, और ये होगा ई डी ए कॉस 0, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है, और ये भी इसी डायरेक्शन में है, ई डी ए कॉस 0। ठीक, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री 0, तो फाई इनसाइड हो गया, यानी टोटल फाई अगर हम कहें, फाई इनसाइड हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम है 0 0, तो ये हो जाएगा 2E DA, 2E DA। बात समझ में आया कि नहीं? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फाई 1, फाई 2, फाई 3, और टोटल इनसाइड में क्या हो गया 2E DA। अगर इसको हम फाई ले लें तो बहुत अच्छा होगा, अगर इसको हम केवल फाई ले लें तो ठीक है, ठीक ना? ये बात समझ आई? तो यहां से हमें मिल गया फाई, ये डी फाई अगर बोल दें, डी फाई 1, डी फाई 2, डी फाई 3, ये हो गया आपका डी फाई। अब अगर हमें फाई चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 2E DA, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2E कांस्टेंट है, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ A DA। ठीक है, अब वही बात आ गई, सिलेंडर का इंटीग्रेशन हमें पता है ना? क्या होगा 2 पाई RL, सिलेंडर का एरिया। अब गॉस की इसको इक्वेशन में फर्स्ट समझना, गॉस के प्रमेय से। अब गॉस के प्रमेय से बहुत जल्दी समाप्त करने वाले हैं। फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो यहां से ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो इक्वेशन 1 व 2 से, तो यहां से हो जाएगा 2E। यहां पर एक चीज और कर देते हैं, Q की वैल्यू हमने रख देते हैं, Q बराबर क्या है A सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, और A क्या है 2 पाई RL सिग्मा बटे में एप्सिलॉन 0। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? यहां से दिख ही रहा होगा। समीकरण 1 व 2 से जब यहां से हम दोनों इक्वल हैं, तो 2E 2 पाई RL बराबर ये इसका 2 पाई RL बटे में एप्सिलॉन 0, तो 2 पाई RL से 2 पाई RL कैंसिल, बचा क्या, कुछ छूट गया क्या, सिग्मा बचा है, तो यहाँ ये सिग्मा बचा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2E 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसी चादर के कारण, किसी कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी चादर पर, उसके कारण किसी एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार यही प्राप्त होता है। फिर बच्चों अगले लेक्चर में हम स्फीयर वाला भी कर लेंगे, जो एक और आपके सिलेबस में है, और इस पर एक दो न्यूमेरिकल भी है, उस पर अनंत लंबाई कारण वो भी, और ये भी चादर के कारण भी। उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो ये जरूर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों।